नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है 2022 आ चुका है और 2022 में हम देख सकते हैं कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो जब भी चुनाव होते हैं निश्चित रूप से कुछ उम्मीदें और कुछ वादे दोनों तरफ से देखे जाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं उन उम्मीदों की, बेसिकली उन एस्पिरेंट की जो कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड या किसी भी प्रकार की टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री लेके बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कोई ना कोई वैकेंसीज निकल के आएंगी। तो स्पेशली अगर हम बात कर लेते हैं यूपी सुपर टेट की, जो कि यूपी में एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या क्या अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं 2022 में तो क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए एज है, और ये देखेंगे कि उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। यदि अगर आप बैठना चाहते हो उस एग्ज़ाम में तो क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है, आज इस सारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जान लेते हैं कि यदि अगर आप 2022 में यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। डिटेल में जान लेते हैं बच्चों। मैंने इनको बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे बाइफरकेट किया और मैं पूरा इस वीडियो में से वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, वो कितनी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आप जो मैं ये वैकेंसीज़ बता रही हूँ, आप इसे एक एग्जैक्ट फिगर ना लेके चलिए, ये एक अनुमानित फिगर है। हो सकता है कि चुनाव और आचार संहिता के जब कंप्लीट बिल्कुल बाइंड अप होने के बाद आपको ये देखने की मिलेगी कि इमिडिएटली आपके पास वैकेंसीज़ आएंगी। तो कहीं ना कहीं अभी से आपको उसकी तैयारी करना शुरू कर लेनी चाहिए। तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर 17,000 के आसपास की वैकेंसीज़ यूपी में आने की उम्मीद है। हो सकता है ये कम ज़्यादा भी हो सके, लेकिन ये अभी तक ये डेटा है कि 17,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। अब है अगला पॉइंट, एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या दूसरे स्टेट के लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं स्पेशली यूपी के लोगों के लिए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास होना चाहिए यूपी का डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। सेकंड है ग्रेजुएशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपको पता है कि डीएलएड वगैरह 12th के बाद कर सकते हैं आप। अब ग्रेजुएशन इसमें क्यों मांगा है, क्योंकि अगर आप आगे वाला पॉइंट जब मैं आपको दिखाऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगी, तो उन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मांगे हैं, यानी कि एकेडमिक्स के 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मांगे। तो इसलिए आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट रूप से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास और क्या होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास होनी चाहिए कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग। अब टीचिंग ट्रेनिंग में वो कोई भी हो सकती है, आपकी बीएड हो सकती है, बीटीसी, डीएलएड, जो भी आपकी बीएड की कोई भी डिग्री, चाहे वो इग्नो से भी है, वो भी यहाँ पे मान्य मानी जाएगी। अंतिम चीज़ क्या होनी चाहिए, या तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट जैसा कि आपको पता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये एक वो टेस्ट होता है जिससे कि आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें मेरिट से कोई संबंध नहीं होता और किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां आती है उसके लिए ये मांगा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए सीटेट मांगा जाता है, इसका मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैडम अगर मेरे पास यूटेट क्वालिफाई है और सीटेट नहीं है तो क्या मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट है और यूटेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सीटेट और यूटेट का जो क्वालिफाइंग होगा वो लाइफ टाइम हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने, परंतु इन दोनों में से एक आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख के देख लीजिए। अगली बात कर लेते हैं एज, किस एज के वर्ग के लोग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से 40 वर्ष तक के अगर आप हैं तो आप आने वाली इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा। देखिए अभी तक क्या होता था, कई एग्जामों में
कि जो भी एग्ज़ाम कोई भी स्टेट कराता था, सिर्फ उसी के मार्क्स और मेरिट के आधार पे आपकी नियुक्ति हो जाती थी, ठीक है। परंतु यूपी टेट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा फेरबदल आया है। फेरबदल क्या है कि आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी। प्लस इसके साथ आपके देखे जाएंगे एकेडमिक्स की भी मार्क्स, यानी कि आपने अगर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया है उसके 10-10 मार्क्स आपके इसमें जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, अगर आपने यूपी सुपर टेट में नौकरी पानी है तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए एज ए कैंडिडेट, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मान लीजिए कि किसी कारण आपकी एकेडमिक से अच्छे मार्क्स नहीं भी आए, परंतु जो आप ये सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें, है ना, क्योंकि जो बीत गया वो तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु जो ये आने वाला है इसमें आप अपने अच्छे स्कोर करके अपने आप को मेरिट में ला सकते हैं। तो अगर मैं एकेडमिक्स की मार्क्स की बात करूँ तो 10th में भी 10th के 10 नंबर यहाँ पे जुड़ेंगे, 12th के भी 10 नंबर जुड़ेंगे और ग्रेजुएशन के भी 10 नंबर जुड़ेंगे। आने वाले 10 नंबर जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे या तो आपका सीटेट या यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो यानी कि 40 नंबर यहाँ से जुड़ेंगे और सुपर टेट के 60 नंबर यहाँ से जुड़ेंगे। इस तरीके से मेरिट कुछ बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो अभी तक हम ये मान के चल लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, मतलब कि ऑनलाइन नहीं होगा, यानी कि आपके हाथ में पेपर आएगा और आपने गोले गोले भरने, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। तो जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कितने मार्क्स का आएगा, वो आएगा 150 नंबर का, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और आपको कितना टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट मिलेगा, तो टोटल यानी कि 150 मिनट का आपका पूरा ये पेपर के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये है पेपर की जानकारी। अब आगे वाले वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स सिलेबस जो है कि किस तरीके से अगर आपने पास ये सारी योग्यता पे आप खरे उतरते हैं, आपके पास सब कुछ है, अपना टीचिंग सर्टिफिकेट भी है, यूटेट भी क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, ग्रेजुएशन है, अब आपने तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम सिलेबस सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए। तो एग्ज़ाम सिलेबस को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी कि किस किस सब्जेक्ट की आपने कितनी ज़्यादा तैयारी करनी है और कितनी कम तैयारी करनी, वो आगे वीडियो में आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हैं ना तो मेरा वीडियो रैंकिंग में आ जाता है और भी बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो आइए बच्चों जान लेते हैं कि यदि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठने वाले तो आपने सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार बच्चे पूरी तरीके से इंग्लिश को ही ठीक करने में लग जाते हैं, कुछ बच्चे पूरा टाइम करंट अफेयर्स में ही वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट का कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसके आधार पे आप अपने अपने हिसाब से रणनीति बना लीजिए और अपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए। तो ये है पूरा एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस, ठीक है। पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया है 150 नंबर का है, तो यानी कि वो 150 नंबर हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। जो पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगी वो पूछी जाएगी भाषा का। तो भाषा जैसे कि आपको पता ही है कि मुख्यतः इंडिया में दो भाषाएं हमसे ज़रूर पूछी जाती है, वो है इंग्लिश और हिंदी। परंतु अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपने जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कुछ टाइम से उत्तर प्रदेश में संस्कृत को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो इस बार के आने वाले जो एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश हिंदी तो निश्चित रूप से आपसे पूछी जाएगी, संस्कृत का भी आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी यहाँ पे पूछी जाएगी भाषा में, इंग्लिश भी पूछी जाएगी और संस्कृत। अब कितने कितने नंबर की है, हिंदी है 20 नंबर की, 20 नंबर का आएगा, और इंग्लिश 10 नंबर का और संस्कृत 10 नंबर की। तो यानी कि इन तीनों को मिला के टोटल जो हो जाएगा वो आएगा 40 नंबर का। तो अगर मैं बात करूँ केवल भाषा के सेक्शन की, जिसमें कि आपका आएगा इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये आएगी आपकी 40 नंबर की। तो यानी कि आपने कम से कम यहाँ पे तो अपने नंबर नहीं खोने। दूसरी बात कर लेते हैं मैथ। तो मैथमेटिक्स का जो है वो है
20 नंबर का। तो मैथ्स की जितनी भी आपकी बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स होती है आप उन्हें देख लीजिए, यानी कि फर्स्ट से लेकर 8th और अप टू 10th लेवल की आप एनसीईआरटी की बुक है उस सिलेबस को आप रिवाइज कर लीजिए, और हो सके तो कुछ प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको हेल्प मिल पाएगी। थर्ड आता है साइंस। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस का नंबर जो है वो है केवल 10 नंबर का। तो अगेन साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक को रेफर कर सकते हैं, या जो भी आपके वहाँ पे लोकल्स बुक्स होती है आप उनको रेफर कर सकते हैं। फोर्थ आता है कि क्या पूछा जाएगा, वो है एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टडी। तो पर्यावरण और जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा आपका 10 नंबर का। फिफ्थ आता है टीचिंग मैथडोलॉजी, यानी कि शिक्षा पद्धति। टीचिंग मैथडोलॉजी तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक। ये इसलिए डाला गया है कि एज अ टीचर आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे कि मैं ये उदाहरण हर अपने वीडियो में देती हूँ कि मान लीजिए अगर आप टीचर बन जाते हैं और आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है, तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए? क्या उस बच्चे को डांटना चाहिए, या आपको उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास लेके जाना चाहिए, या आपको उस बच्चे की कॉपी में नोट लिख के उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, या आप एक अच्छे टीचर उस बच्चे से बात करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसके प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? ये आप एज अ टीचर आप बच्चे की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं बच्चे ने होमवर्क किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बाल मनोवैज्ञानिक्स में आते हैं। इसके साथ साथ जितने भी बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित जितने भी रिसर्चर्स जैसे वाइगॉस्की, पियागेट, कोलबर्ग, इन सब की थ्योरी होती है बाल मनोवैज्ञानिक के ऊपर, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आएगा आपका 10 नंबर का। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तो देखो, इसमें तो आपको मैं कोई लिमिटेशन नहीं बता सकती कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, परंतु मैं ये जरूर कहूँगी कि हर मंथ, हर वीक जो भी करंटली देश और विदेश और देश दुनिया में हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आएगी टोटल पूरे आपके 30 नंबर की, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आएगा आपका लॉजिकल नॉलेज, ये आएगा आपका 5 नंबर का। और अगला आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? आप ये मत समझिए कि आपसे कोई आईटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से कोविड हुआ है, धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्लैक बोर्ड से हट के कहाँ शिफ्ट हो गई है? वो हो गई है डिजिटलाइज। तो आने वाले भविष्य में भी क्या होगा कि जितने भी स्कूल वगैरह होंगी, यानी कि टीचर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना बंद कर देंगे और सब कन्वर्ट कहाँ हो जाएंगे? स्मार्ट बोर्ड में। और स्मार्ट बोर्ड को चलाने के लिए टीचर के पास क्या होना चाहिए? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ये भी यहाँ पे रखा गया है 5 नंबर का। 10 है लास्ट, लाइफ स्किल और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। तो ये भी है 10 नंबर का। लाइफ स्किल्स का मतलब मेरे ख्याल से इसमें ये रहता है कि बच्चों को कुछ लाइफ स्किल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कभी अचानक से आग लग गई तो आप क्या करेंगे, और बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होने चाहिए, जैसे रोड सेफ्टी हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तो इससे संबंधित मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन आते हैं। बट एग्जैक्टली मैंने अभी इसको देखा नहीं, बट ये मैं अनुमान लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये है डिटेल जानकारी कि आपका किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आएगा और किस तरीके से मार्क्स है। तो आप मार्क्स का टोटल देख सकते हैं, 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100 मार्क्स के ये हो गए, 30 और ये हो गए 40 और 50। तो ये टोटल 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बन गया। तो बच्चों, ये तो थी विस्तृत जानकारी यूपी सुपर टेट के 2022 के आने वाला जो एग्ज़ाम होगा कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी। तो इसी के आधार पे आप देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है या स्ट्रांग है, अपनी अपनी रणनीति बना लीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपकी जानकारी यूपी सुपर टेट के 2022 की पूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है, ठीक है। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मेरा वीडियो रैंकिंग यूट्यूब अपने आप ऊपर लेके आता है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने उन सहपाठियों के साथ जो भी यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अच्छी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।